अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का टॉपिक हमारा है बोन्स के मुतालिक, मींस ब्रोकन बोन्स। उनकी हमने किस तरह उनको रिकवर करना है, उनकी रिपेयर का मेथड, उनका सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तो उसको हमने देखना है। यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली जो है बोन्स जो है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। और बोन्स के इनर जो है स्ट्रक्चर्स को, मींस के ब्लड वेसल्स हमारे पास हैं जो बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, और बोन्स के सेल जैसे ओस्टियोसाइट्स जो कि मैच्योर बोन सेल्स हैं। अभी मैंने आपको ये 4 जो हैं स्टेप्स, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बोन्स के मुतालिक जो वीक हो जाती हैं और उनके फ्रैक्चर, और फिर उसका ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। बोन्स जो हैं रिमार्केबल स्ट्रेंथ के बावजूद जो हैं टूट सकती हैं। जब यूथ के दौरान जो है बहुत से फ्रैक्चर जो हैं वो इंजरीज़ की वजह से कॉज होते हैं, या कोई ट्विस्ट आ जाता है, या बोन जो है ब्रेक हो जाती है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ के दौरान ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या कहीं से किसी हाइट से इंसान गिरे, उस तरह हमारी बोन्स जो हैं ब्रेक हो सकती हैं। बहुत से जो है मेथड आ जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ये ड्यूरिंग यूथ के सारे मैं आपको जो है फैक्टर्स बताए हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन ब्रेकिंग द बोन्स। तो अगर बात की जाए ओल्ड एज जो है उन फेलोज़ की, तो बोन्स बहुत थिन हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स फ्रीक्वेंटली अकर होते रहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेरी करते हैं इन ओल्ड एज एंड इन यूथ। तो अगर फ्रैक्चर की बात की जाए कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है, स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह एक ब्रोकन बोन को दोबारा से एक मैच्योर और जो है हमारे पहले जैसी बोन जिस तरह बन जाए उस तरह हम वापस उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक असल में ये है। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी है कि अ फ्रैक्चर इज ट्रीटेड बाय रिडक्शन which is followed by realignment of the broken bone ends। मीन्स कि हम किसी ब्रोकन बोन की बात करें और उनके एंड्स को जो है हमने इस तरह ट्रीट करना है, मीन्स उस फ्रैक्चर को जहाँ से भी फ्रैक्चर अकर हुआ है उसको हमने बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन जो है इसको ट्रीट करना है। वो किससे फॉलोड किया जा रहा है? बाय द रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन्स, यानी कि ब्रोकन बोन एंड्स को वापस अपनी सही जगह पर लेके आना। अब रिडक्शन की बात की जाए तो इसकी भी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है क्लोज रिडक्शन, एक है ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन हमारे पास क्या है कि इस केस में द बोन एंड इज कोएक्सिस बैक बाय फिजिशियन हैंड, यानी कि एक नॉर्मल पोजीशन जो है उस पर वापस बोन को जो है जहाँ से वो ब्रेक हुई होती है उसको वापस वहाँ पर बैक लेके जाया जाता है, लेकिन बाय फिजिशियन हैंड्स। और ये हमारा प्रोसेस जो है, ये टाइप हमारी जो है पहली है रिडक्शन की, जिसे हम कहते हैं क्लोज रिडक्शन। सेकेंड हमारी टाइप है रिडक्शन की ओपन रिडक्शन, जिसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सर्जरी जो है ब्रोकन बोन एंड्स को सिक्योर करने के लिए की जाती है और पिंस या वायर्स के ज़रिए उनके ब्रोकन बोन एंड्स को आपस में जोड़ा जाता है ताकि वो सिक्योर हो जाएं। और ब्रोकन बोन जब रिड्यूस हो जाती है ये रिडक्शन के मेथड से, तो उसको अपनी एक जगह पर स्टिल करने के लिए, फिक्स करने के लिए एज बिफोर कास्ट या ट्रैक्चर का जो है वो जिक्र हमारी बुक में है, ताकि हीलिंग प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया जा सके। यानी कास्ट और बाय ट्रैक्शन मींस हम बेल्ट का इस्तेमाल करें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि कुछ लोगों ने बेल्ट जो हैं वो अपनी कमर के साथ जो हैं बांधी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? वो सिर्फ हीलिंग प्रोसेस जो है उसे इनिशिएट करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उनकी जो ब्रोकन बोन एंड्स हैं वो वापस उस जगह पर सिक्योर हो जाएं जहाँ से वो डिस्टर्ब हुई थी उनकी पोजीशन। असल मकसद हमारी नॉर्मल पोजीशन पे वापस अपनी बोन को पहुंचाना है जहाँ से उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हुई थी। और जब हमारा हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है बाय कास्ट, तो हीलिंग टाइम उसका होता है 8 to 12 वीक्स, यानी कि इतना टाइम लग जाता है या इससे भी ज़्यादा लग सकता है अगर कोई बहुत लार्ज वेटेड बोन जो है ब्रेक हुई हो, या
किसी ऐसे पर्सन की बोन ब्रेक हुई हो जो कि बहुत बूढ़ा हो बिकॉज ऑफ पुअर ब्लड सर्कुलेशन। तो ये कुछ हमारे फैक्टर्स हैं जो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम एज टू एज। तो ये हमारी कुछ बेसिक्स बातें थी जो हमने देखा कि हम फ्रैक्चर को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये तो एक्सटर्नल वे में हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि जब हम फ्रैक्चर को जब ट्रीट करते हैं तो हमारी बोन ब्रोकन बोन एंड्स जो हैं वो किस तरह रिपेयर होकर जो लास्ट स्टेप हमारा 4th स्टेप है उसमें हमारे पास एक पूरी वापस वैसी ही बोन बन गई है जिस तरह की वो पहले थी फ्रैक्चर होने से पहले। तो अब हमने इन जो है 4 स्टेप्स को देखना है जो हमारे पास रिपेयर प्रोसेस है ऑफ सिंपल फ्रैक्चर, और ये 4 फेजेस में जो हैं अकर होते हैं। अब हमने इनको स्टडी करना है। ये हमारे पास रिपेयर प्रोसेस है सिंपल फ्रैक्चर का जो 4 फेजेस में अकर हो रहा है। यहाँ पर मैंने 4 जो हैं फेजेस की डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ की है और साथ में थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट भी किया है। अगर हम पहली बात को देखें तो हीमाटोमा फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन बोन। तो उसकी डायग्राम भी देख लेते हैं, तो साथ साथ हम उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि ब्लड वेसल्स बोन्स की ये जो हैं टोर हो जाती है सराउंडिंग में, और क्या हो जाता है फ्रैक्चर साइट पर ये सब कुछ हो रहा होता है कि जिस साइट पर हमारे फ्रैक्चर जो है वो अकर हुआ है वहाँ पर ब्लड वेसल्स जो हैं वो जो हैं वहाँ पर एक सराउंडिंग में जो है एक खून का इकट्ठा होना जिसे कहते हैं हेमरेज, वहाँ पर ये लफ्ज़ हमारे पास क्या है खून का इकट्ठा होना, इसका मतलब है ये वहाँ पर बना देती है जिसे हम हीमाटोमा फॉर्मेशन कहते हैं। यानी क्लॉटेड ब्लड की फॉर्मेशन हो जाती है, एक मैस बन जाता है ब्लड का जो कि फ्रैक्चर साइट पे बनता है एज अ रिज़ल्ट। और कुछ देर बाद इसी साइट पर क्या होता है कि सेल जो हैं बोन सेल्स उनको जो है फूड नहीं मिलता क्योंकि सेल जो है डाई होना शुरू हो जाते हैं, और जो टिश्यू है एक फ्रैक्चर साइट पे हमारे पास जो टिश्यू है वो भी स्वेल होना स्टार्ट कर जाएगा और ये हमारे लिए पेनफुल भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है ग्रीन मार्कर से ये हीमाटोमा फॉर्मेशन है, या किस तरह हमारी ब्लड वेसल्स जो मैंने ब्लू मार्कर से शो की हैं यहाँ पर टोन हो गई हैं और यहाँ सराउंडिंग में एक हेमरेज यानी कि खून जो है उसका मैस, एक क्लॉटेड मैस जो है ब्लड का वो यहाँ पर जो है क्रिएट हो गया है। तो इस पहले स्टेप में हमने देखा कि फ्रैक्चर जब कॉज होता है तो फ्रैक्चर साइट पे क्या क्या होता है, इसके जो सराउंडिंग में टिश्यूज़ हैं फ्रैक्चर साइट पर वो स्वेल हो जाते हैं, फिर पेनफुल भी हमारे लिए जो है वो रहते हैं। तो ये हमारे हीमाटोमा यानी फर्स्ट स्टेप जिसमें हमारी ब्रोकन बोन्स में जिस तरह की फ्रैक्चर साइट पे चीज़ें अकर हो रही होती हैं, डिस्टर्ब हो रही होती हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन से जो है वो हट रही होती हैं, उस चीज़ को हमने डिस्कस किया। अब हम जाहिर है अब यहाँ पर हीमाटोमा तो फॉर्म हो गया, अब हमने देख रहे हैं किस तरह बोन जो है वो वापस रीमॉडल्ड होती है, यानी किस तरह अपनी ओरिजिनल शेप अपने ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर में वापस आती है। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास कैलस फॉर्मेशन जो यहाँ पर सेकंड डायग्राम में शो हो रहा है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट कैलस हमारा बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम ड्यूरेशन तक वो बन जाता है, 3 to 4 वीक्स में हमारा सॉफ्ट कैलस जो है वो बन जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हीमाटोमा। तो कैपिलरीज जो है वो ग्रो होना शुरू हो जाती हैं इन हीमाटोमा साइट, और जो मरे हुए सेल्स हैं जो डाई हो चुके थे और फूड जो है उनको नहीं मिला था वो वहाँ पर जो है उसके सारे उसको क्लियर अप कर देगा कौन, सॉफ्ट कैलस जो है वो बन जाएगा, कैपिलरीज ग्रो कर जाएंगी। यहाँ मैंने फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का जिक्र किया, यानी ये माइग्रेट होते हैं टुवर्ड्स द फ्रैक्चर साइट ताकि वो नई बोन जो है उसे बना सके। कंस्ट्रक्शन के लिए बोन की ये दोनों सेल्स इस्तेमाल होते हैं। असल में हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन फॉर्मिंग सेल है, ये बोन की फॉर्मेशन करता है। तो जब भी हमारी बोन फ्रैक्चर हो या कोई भी कॉज अकर हो तो ये उस जगह पर माइग्रेट करते हैं और वहाँ पर बोन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो है वो सेकेंड स्टेप था। तो हमारा थर्ड स्टेप है बोनी कैलस फॉर्मेशन। कैलस से अब हम आ रहे हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन, यानी वही बात ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट जो हैं ये हमारे पास थर्ड डायग्राम है, उसमें माइग्रेट होना शुरू हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं रैपिडली और कन्वर्ट कर देते हैं इस सॉफ्ट कैलस को जो हमारे पास सेकेंड स्टेप में बना था इनटू अ बोनी कैलस। इसीलिए इस स्टेप को हम कहते हैं बोनी कैलस फॉर्मेशन। बोनी कैलस फॉर्मेशन यानी बोनी जो है वो कैलस का बन जाना फ्रॉम सॉफ्ट कैलस, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेल हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट हैं जिन्हें हम बोन फॉर्मेशन सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि ओस्टियोब्लास्ट कंटिन्यू टू माइग्रेट। तो ये कंटिन्यू टू माइग्रेट यानी उस वक्त तक जब तक हमारे पास एक फर्म बोनी यूनियन ना क्रिएट हो जाए
तब तक हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है और ये विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है उसके बाद जाके एक फर्म बोनी यूनियन तैयार होता है। तो ये हमारे पास थर्ड जो स्टेप है ये उसकी बोनी कैलस फॉर्मेशन की डायग्राम शो की गई है, यानी इससे काफ़ी बेहतर यहाँ पर सूरत हाल हो गई है। हमारा थर्ड के बाद फोर्थ और लास्ट स्टेप हमारा है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मीन्स तराश खराश। इसका मतलब होता है कि सेवरल मंथ्स के बाद क्या होता है कि बोनी कैलस जो हमारा थर्ड स्टेप में बन गया था वो रीमॉडल्ड हो जाता है, यानी वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है। और किस तरह के असेस मटेरियल जो हैं बोन के आउटसाइड पर जो हैं वो रीमॉडल्ड हो जाते हैं, बोनी कैलस की जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू रीमॉडल्ड बोन और फाइनल स्ट्रक्चर जो है हमें मिल जाता है जो रिजेंबल करता है फ्रॉम विद दैट ऑफ ओरिजिनल अनब्रोकन बोन। और क्योंकि ये उस तमाम मैकेनिकल स्टिमुलाई जो भी एक ओरिजिनल बोन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बेंडिंग लिफ्टिंग, ये सारी बोन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी तरफ उन स्टिमुलाई की तरफ जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रही होती हैं। कौन? हमारे पास ये आखिरी में जो फोर्थ स्टेप में डायग्राम ड्रॉ हुई है ये रीमॉडल बोन है। और इसका हमें कैसे पता लगा? क्योंकि ये उन तमाम स्टिमुलाई जो हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलाई हैं, बेंडिंग लिफ्टिंग जंपिंग रनिंग जो भी हमारे पास हैं, उनकी तरफ रिस्पॉन्ड बिल्कुल उसी तरह कर रही है जिससे एक ओरिजिनल बोन करती है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे पास जो है बोन फ्रैक्चर से जो है उसका रिपेयर हो चुकी है और उसके स्टेप्स जो हैं ये सारे जो हैं वो इंटरनली अकर हो चुके हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है काम। हम अपने खुद से हम किसी भी स्टेप को एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये एक सीक्वेंस, एक कॉन्फ़िगरेशन से ये काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।